हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुम अग्रवाल वंस अगेन। तो बच्चों, हमारा जो मिशन नीट बायोलॉजी 360 आउट ऑफ 360 है उसे आगे बढ़ाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि भाई अपने दो बैच हैं, जोश और जुनून बैच। जोश बैच 11th क्लास स्टूडेंट्स का जो नीट 24 को टारगेट कर रहे हैं। जुनून हमारे 12th और ड्रॉपर्स जो बच्चे हैं उनका बैच है जो नीट 23 को टारगेट कर रहे हैं। हमारी एक छोटी सी कोशिश, हमारी नीट बायोलॉजी लर्निंग ऐप सोचिंग, जिसको हमने इस साल लॉन्च किया, आपको बहुत प्यार मिला। आगे भी हम यही आशा करते हैं कि भाई इस सोचिंग ऐप के थ्रू हम उन बच्चों का ड्रीम पूरा कर सकें जो हो सकता है कि अफोर्डेबिलिटी के कारण या एक क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलने के कारण अपने इस ड्रीम को पूरा करने में डिफिकल्टी महसूस कर रहे हैं। बच्चों, मैं खुद नीट को क्रैक कर चुका हूँ एक अटेम्प्ट में विद ऑल इंडिया रैंक 196। एमबीबीएस करी, नॉट ओनली एमबीबीएस एंड एमडी करी। और एट प्रेजेंट सिर्फ मैं नीट बायोलॉजी ही नहीं पढ़ा रहा हूँ एज अ टीचर। तो बच्चों में पिछले 10-11 साल से बिकॉज ऑफ माई पैशन बच्चों को पढ़ा ही रहा हूँ, डॉक्टर बना ही रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ लगातार जो मेडिकल फील्ड है वहाँ पर प्रोफेशनली एज ए डॉक्टर भी वर्क कर रहा हूँ, एज एन एनेस्थीसियोलॉजिस्ट और पेन फिजिशियन भी काम कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं खुद नीट क्रैक कर चुका हूँ, खुद इतने समय से मेडिकल फील्ड में, और साथ ही साथ पिछले 11 सालों में इतने सारे डॉक्टर्स भी बना चुका हूँ बच्चों नीट बायोलॉजी में अच्छे मार्क्स दिलाकर। तो आई होप आपको यहाँ पर जो भी मिलेगा ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा और एक्सपेरिमेंटल कुछ भी नहीं होगा। जो भी होगा वो ट्राइड एंड टेस्टेड होगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ जिनको करके मेरा सिलेक्शन हुआ, जो प्रेजेंट सिनेरियो में ज़रूरी है, और जिनको करके आप भी सिलेक्ट हो सकते हो। तो जो बच्चे मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, मेरे साथ अपनी नीट बायोलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोग क्या करें, सोचिंग ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, अपने आप को वहाँ एनरोल कर लें। वहाँ पर बच्चों आपको दोनों तरह के प्लान्स अवेलेबल हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे से पढ़ने के लिए कुछ पे करना ही पड़ेगा, आप फ्री प्लान में भी एनरोल हो सकते हैं। और यदि आपको एक्स्ट्रा फैसिलिटीज चाहिए कि भाई वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ आपको मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं, जिनकी मदद से मैं आपको पढ़ाता हूँ, जिनके थ्रू ही मैं आपको इन लाइव क्लासेस में पढ़ाता हूँ, वो भी आपको साथ में चाहिए, आपको ऑनलाइन टेस्टिंग भी चाहिए, चैप्टर वाइज टेस्ट, फुल सिलेबस टेस्ट, लाइव डाउट क्लासेस चाहिए, तो फिर आप पेड प्लान पे जा सकते हैं। वो भी ऑलमोस्ट फ्री ही है, मतलब मंथली नियर अबाउट 100 रुपीज़ से ज़्यादा का खर्चा आपका इसमें नहीं होता है। ये सारी चीज़ें इसी तरह से डिज़ाइन की गई है कि किसी भी बच्चे को पैसे की कमी के कारण अपने डॉक्टर बनने की ड्रीम को छोड़ना नहीं पड़े। ठीक, दूसरा काम आपको करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको पूरे जो बायोलॉजी के 38 चैप्टर्स हैं उनके वीडियो लेक्चर्स जैसे जैसे लाइव क्लासेस में कवर होते जाते हैं, जोश और जुनून बैच में चैनल पे भी वो अवेलेबल करवा दिए जाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि जो जोश और जुनून के प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में बच्चे होते हैं उनको ये लाइव लेक्चर्स लाइव फॉर्म में मिलते हैं, जैसे कि अभी ये लेक्चर में दे रहा हूँ। यही लेक्चर बाद में चैनल पर रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाते हैं, मतलब वो लाइव नहीं होते हैं, बाद में पब्लिक कर दिए जाते हैं। और तीसरा काम आप क्या कर सकते हैं, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, वहां से उसको ज्वाइन करके अपने बायोलॉजी डाउट्स मुझसे पूछ सकते हो बच्चों। ठीक, अभी तक जो चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं हमारे इस मिशन नीट बायोलॉजी में, वो कौन कौन से हैं बच्चों? लिविंग वर्ल्ड, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोकोमोशन एंड मूवमेंट, बायोमोलिक्यूल्स, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 8 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। 3 चैप्टर्स अभी पैरेलल में चल रहे हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, इसके सिर्फ 2 लेक्चर्स बचे हैं। तो नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में, यानी कि इस वीक एक और चैप्टर, हमारा 9th चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। जेनेटिक्स हम स्टार्ट कर चुके हैं बच्चों, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, इसका जो सेकंड लेक्चर है वो कल है या फिर शायद परसों है, तो इसको भी हम स्टार्ट कर चुके हैं। और आज बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का सेकंड लेक्चर है, यानी कि ये दोनों लेक्चर जो चैप्टर्स हैं वो अब हमारे स्टार्ट हो चुके हैं बच्चों। एक एक लेक्चर दोनों का हो चुका है। स्टार्ट करते हैं बच्चों हमारा लेक्चर 2 बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन का। इसमें जो लास्ट लेक्चर था वो इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें हमने बात करी थी कि भाई ओपन एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होते हैं, कहाँ से कौन से फाइलम से सर्कुलेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है। फिर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सिंगल सर्किट सर्कुलेशन, डबल सर्किट सर्कुलेशन की हमने बात करी थी बच्चों, इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेशन की हमने बात करी थी। इसके साथ साथ हमने जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें डिफरेंट वर्टिब्रेट्स के अंदर कितने कितने चैम्बर्स के हार्ट होते हैं, किस तरह का सर्कुलेशन देखने को मिलता है, क्यों फिशेस के हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है, ये सारी चीज़ें वहाँ पर कवर करी थी। और मैंने आपको ये भी बोला था कि अब जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वहाँ से अब हमारा सारा फोकस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पे होगा। तो बच्चों, ह्यूमंस के अंदर जो सर्कुलेटरी सिस्टम है या वास्कुलर सिस्टम है वो 2 टाइप का होता है। जो हमें 2 टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने हैं, वन इज ब्लड वास्कुलर सिस्टम एंड द अदर इज लिम्फेटिक सिस्टम। जो मेजर पार्ट है इस चैप्टर का उसमें हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम पढ़ते हैं और फिर लिम्फेटिक सिस्टम को भी हम कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं बच्चों। पहले ब्लड वास्कुलर सिस्टम देखेंगे। यदि हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम की बात करें तो ब्लड वास्कुलर सिस्टम में हमें 3 कंपोनेंट्स पढ़ने होते हैं। एक ब्लड, दूसरा बच्चों हार्ट
और तीसरा ब्लड वेसल्स। तो एक एक करके इसी सीक्वेंस में हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम में इन तीनों चीजों को देखेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों ब्लड, कि ब्लड होता क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज होती है, क्या उसकी कंपोजिशन होती है, किस किस चीज का वो बना हुआ होता है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों ब्लड। ब्लड एक तरह का बच्चों कनेक्टिव टिश्यू ही है। जब हम स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स वाला चैप्टर पढ़ते हैं बच्चों, जिसको हम शॉर्ट में एनिमल टिश्यू भी कह देते हैं, वहां पर हम पढ़ते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यूज। 4 तरह के टिश्यूज वहां हम पढ़ते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू का ही एक सब टाइप होता है बच्चों ब्लड। कनेक्टिव टिश्यू में हम कहते हैं क्लासिकल या कन्वेंशनल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर जिसको हम कहते हैं, और दूसरा स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू बच्चों। जो स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू होता है उसमें 2 तरह के कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ते हैं, एक तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन्स एंड कार्टिलेजेस, और दूसरा ब्लड होता है बच्चों, दैट इज लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। इसकी खासियत क्या है, बाकी जितने कनेक्टिव टिश्यूज है उनमें जो ग्राउंड सब्सटेंस होता है मैट्रिक्स, जिसमें सेल्स पड़ी हुई होती है कनेक्टिव टिश्यू की, वो ग्राउंड सब्सटेंस या मैट्रिक्स सॉलिड होता है बच्चों। लेकिन यहाँ पर जो मैट्रिक्स है इस कनेक्टिव टिश्यू की यानी कि ब्लड की, वो कैसी है बच्चों, दैट इज लिक्विड। इतना आप सबको पता होगा क्योंकि 6th क्लास से ही ब्लड के बारे में चीजें आ जाती है बच्चों साइंस के अंदर। आप 10th में भी पढ़ते हो इसके बारे में कि जो ब्लड का फ्लूइड पार्ट होता है उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। दैट प्लाज्मा इज नथिंग बट द लिक्विड पार्ट और द फ्लूइड पार्ट विच फॉर्म्स द मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड। वो ब्लड की मैट्रिक्स है जिसमें ब्लड की सेल्स पड़ी हुई होती है ना। फिर फाइबर फ्री होती मैट्रिक्स। जितने भी और टाइप के कनेक्टिव टिश्यू हमें मिलेंगे उन सबके ग्राउंड सब्सटेंस में हमें प्रोटीन्स से बने हुए फिलामेंट लाइक या थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिनको हम फाइबर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल कोलेजन फाइबर्स, इलास्टिक फाइबर्स, रेटिकुलर फाइबर्स। बट यहाँ पर इसकी मैट्रिक्स में यानी कि प्लाज्मा में हमें फाइबर्स नहीं मिलते, फाइबर फ्री मैट्रिक्स होती है बच्चों। ये पूछा जाता है, पता होना चाहिए। यदि हमारी बॉडी में हम टोटल ब्लड वॉल्यूम की बात करें बच्चों, तो कितना होता है हमारी बॉडी में, 5 से 6 लीटर। फीमेल्स में थोड़ा सा कम, मेल्स में रिलेटिवली ज्यादा। हायर साइड पे आपको मेल्स में मिलेगा, लोअर साइड पे आपको फीमेल्स में मिलेगा बच्चों। ओके, फिर पीएच कितना होता है बच्चों हमारे ब्लड का, ये अगेन याद रखना है, पूछा जाता है। इसमें आप लोग गलती भी करते हो, स्लाइटली एल्कलाइन 7.4। और जो नॉर्मल रेंज होती है बच्चों वो होती है 7.35 टू 7.45, मतलब इसी रेंज में आपको मिलेगा, इससे ज्यादा वेरी नॉर्मल कंडीशन में नहीं करेगा। यदि इससे ज्यादा वेरी कर रहा है, 7.45 के ऊपर जा रहा है या 35 के नीचे आ रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली बॉडी में कुछ ना कुछ समस्या चल रही है ना, तभी इतना चेंज आएगा। इससे ज्यादा चेंज नॉर्मल कंडीशंस में नहीं होता। दैट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ पीएच ऑफ आवर ब्लड, याद रखना। स्टडी ऑफ ब्लड क्या कहलाता है बच्चों, हिमेटोलॉजी कहलाता है। हीम वर्ड रेफर्स टू ब्लड, ठीक, बार बार ये वर्ड आएगा कई जगह पर। फिर बच्चों ब्लड जो है इसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बोला था। जो लिक्विड पार्ट है, जो कि मैट्रिक्स पार्ट है, फ्लूइड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, उसको हम कहते हैं प्लाज्मा, और वो ब्लड की 55% वॉल्यूम बनाता है। कितना, 55% वॉल्यूम बनाता है बच्चों। जो रिमेनिंग सॉलिड पार्ट है बच्चों, जो सेल्स हम कह सकते हैं, बट जब ब्लड में हम इन सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स ना लिख के हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स लिख देते हैं जो ब्लड की 45% वॉल्यूम बनाते हैं बच्चों। कारण क्या है, हमने यहाँ पर सेल्स क्यों नहीं लिखा, जब अभी हम देखेंगे कि ये जो सॉलिड पार्ट्स है, सॉलिड कंपोनेंट्स हैं ब्लड के, तो उसमें जो तीसरा कंपोनेंट है बच्चों, ये एक्चुअली प्रॉपर टिपिकल कंप्लीट सेल के फॉर्म में नहीं होता है। जो तीसरी तरह की सेल्स की या कंपोनेंट की हम यहाँ पर बात करते हैं, थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स, ये एक्चुअली सेल्स के फ्रेगमेंट्स से बनती है बच्चों। तो एक्चुअली प्लेटलेट्स जो है वो रिप्रेजेंट करती है फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स। तो क्योंकि ये प्रॉपर टिपिकल सेल्स नहीं, सेल्स के टुकड़े होते हैं बच्चों, इसी कारण से हम ओवरऑल ये जो तीनों सॉलिड कंपोनेंट्स हैं हमारे ब्लड के, इनको हम सेल्स ना कह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स कह देते हैं जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से 3 फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमारे ब्लड में होते हैं बच्चों, फर्स्ट इज आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल्स, इनको हम इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। इरिथ्रो वर्ड रेफर्स टू रेड, साइटो वर्ड रेफर्स टू सेल्स, रेड कलर की सेल्स होती है बच्चों। White blood cells, WBCs, also called as leukocytes. Leuco word refers to again white, cyto word cells. Thrombocytes, platelets को कहा जाता है बच्चों, जो कि थर्ड कंपोनेंट है। क्यों कहा जाता है इनको thrombocytes? Because platelets help in forming a thrombus, a clot. कहीं पर भी हमें चोट लग जाती है तो वहां से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है बच्चों, लेकिन थोड़ी देर बाद वो रुक जाती है। क्यों? वहां पर एक थक्का जम जाता है, क्लोट बन जाता है, एक स्कैब बन जाता है, सॉलिड। हम कहते हैं ना कि एक ऐसा, आपने देखा होगा कहीं भी चोट लगी तो थोड़ी देर बाद वो रुक जाएगी, वहां से ब्लीडिंग जो होती है, तो वो क्लॉट फॉर्मेशन के कारण होती है। वो क्लॉट बनाने में कौन मदद करती है? ये प्लेटलेट्स मदद करती है। और जो क्लॉट फॉर्मेशन होती है उसको हम कहते हैं थ्रोम्बस फॉर्मेशन या थ्रोम्बोसिस, एंड दैट इज व्हाई प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी कहते हैं बच्चों। सिंपल वे में यदि इनको याद रखना हो तो, है ना। आगे बात समझ में। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे प्लाज्मा।
कि प्लाज्मा के ऊपर क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, प्लाज्मा क्या होता है, क्या उसकी कंपोजिशन होती है बच्चों। ठीक, तो प्लाज्मा जैसा हमने बोला 55% वॉल्यूम ऑफ द ब्लड बनाता है। कलर कैसा होता है बच्चों प्लाज्मा का, स्ट्रो और पेल येलो कलर्ड फ्लूइड होता है बच्चों। स्ट्रो कलर यानी कि हल्का पीले कलर का होता है। क्या बना रहा है, ब्लड की मैट्रिक्स बना रहा है, लिक्विड मैट्रिक्स ऑफ द ब्लड, फाइबर फ्री मैट्रिक्स होती है। अब इसकी कंपोजिशन की यदि हम बात करें तो मेजर पार्ट ऑफ द प्लाज्मा किसका बना हुआ है बच्चों, पानी का बना हुआ है, वाटर का बना हुआ है। ठीक है, कितना बना हुआ है, ऑलमोस्ट 90 to 92% पार्ट इज मेड अप ऑफ वाटर। फिर बच्चों प्रोटीन्स की यदि हम बात करें तो 6 to 8% क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं इसके अंदर, और आयंस कितने होते हैं बच्चों, 1% होते हैं। तो ये हो गई कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। ठीक, अब बच्चों ये जो प्लाज्मा है इसमें हमने बोला 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं। अब ये जो 6 to 8% प्रोटीन्स होते हैं बच्चों, इनमें कौन कौन से प्रोटीन्स होते हैं, जो भी प्रोटीन्स प्लाज्मा में है उनको हम प्लाज्मा प्रोटीन्स कहेंगे। ये प्रोटीन्स होते तो बहुत सारे टाइप के हैं, बहुत सारे टाइप के हैं बच्चों, लेकिन जो मेन प्रोटीन्स हैं जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखे हैं और जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है और जो जरूरी हैं आपके लिए, मिनिमम रिक्वायर्ड हैं, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन वो यहाँ पर अपन ने मेंशन कर रखे हैं। बाकी जब अपन अलग अलग चैप्टर्स पढ़ते हैं फिजियोलॉजी के तो वहां पर अपन अलग अलग टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन्स के बारे में बात करते हैं। जैसे अपन जब एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर अपन रास पाथवे पढ़ते हैं बच्चों, रेनिन एंजियोटेंसिन अल्डोस्टेरोन सिस्टम, और वहां पर हम एंजियोटेंसिनोजिन की बात करते हैं, अगेन एक प्लाज्मा प्रोटीन है। जब हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे इसी चैप्टर में तो हम क्लॉटिंग फैक्टर्स की बात करेंगे, जिनमें ज्यादातर क्लॉटिंग फैक्टर्स एक्चुअली प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं बच्चों, है ना। तो जो प्लाज्मा प्रोटीन्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है और जो आपसे पूछे जाते हैं वो मैंने यहाँ पर मेंशन करके हैं। सबसे पहले एल्बुमिन, जो कि सभी प्लाज्मा प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा होता है, मैक्सिमम इन अमाउंट है ना, जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन आपको ब्लड में मिलेंगे उनमें सबसे मैक्सिमम अमाउंट में ये होता है, और जितने भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं उन सब में सबसे छोटा भी यही होता है। ये इन्फॉर्मेशन एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, याद रखना बच्चों। फंक्शन क्या है इसका, ये एनसीईआरटी भी बताती है और ये आपको याद भी रखना है, क्योंकि एनसीईआरटी में मेंशन्ड है तो पूछे जाने के चांसेस ज्यादा हैं बच्चों। इट मेंटेन्स ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये है क्या, क्या भला है ये ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, इसकी बात एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी होती है। देखो बच्चों, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं इनकी जो साइज होती है वो कोलॉइडल पार्टिकल्स की रेंज में आती है, और इनकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने साथ वाटर को होल्ड करके रखते हैं, ये वाटर को पकड़ के रखते हैं, ब्लड वेसल्स में से, प्लाज्मा में से कैपिलरीज की वॉल को क्रॉस करके बाहर जाने से रोक के रखते हैं। यदि हमारे ब्लड के अंदर या प्लाज्मा के अंदर ये प्रोटीन्स कम हो जाएं तो हमारे प्लाज्मा का ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हमारे प्लाज्मा में जो पानी है वो फिल्टर आउट होकर बाहर चला जाएगा आउटसाइड द ब्लड वेसल्स इनटू द एक्स्ट्रा वास्कुलर स्पेस, यानी कि टिश्यू स्पेसेस, सेल्स के बीच के स्पेस में, एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में बच्चों। ठीक है, जो हम नहीं चाहेंगे। क्यों, उससे दो नुकसान होंगे, एक तो स्वेलिंग आ जाएगी बॉडी में, स्किन के नीचे फ्लूइड इकट्ठा हो जाएगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। तो हम यही चाहेंगे कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसमें जो प्लाज्मा है उसमें जो वाटर कंटेंट है वो उसके अंदर ही रिटेन्ड रहे, और उसको पकड़ के रखने के लिए जो ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करके रखना जरूरी होता है हमारे प्लाज्मा या ब्लड में, वो कौन डेवलप करता है, उसमें मेजर पार्ट किसका होता है, एल्ब्यूमिन का, या साथ में दूसरे कुछ प्लाज्मा प्रोटीन्स का बच्चों। और ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर इन कोलोइडल प्रोटीन्स की वजह से डेवलप हो रहा है, जो हमारे प्लाज्मा में पानी को होल्ड करके रखते हैं, दिस प्रेशर इज कॉल्ड एज ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हिच इज द मेन फंक्शन ऑफ एल्ब्यूमिन। इसके अलावा बच्चों एल्ब्यूमिन कई सब्सटेंसेस को ब्लड के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में भी मदद करता है, कैरियर प्रोटीन का काम भी ये करता है, अपने साथ चीजों को बाइंड कर लेगा और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करता है। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ये इसका मेन फंक्शन है, दैट इज टू मेंटेन ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। कहाँ इसका सिंथेसिस होता है बच्चों, तो आप वैसे याद रख सकते हो कि ओवरऑल जो मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं उनका सिंथेसिस लिवर के अंदर होता है। ठीक, फिर अपन बात करते हैं बच्चों ग्लोबुलिन्स की। ठीक, जो ग्लोबुलिन्स हैं बच्चों ये भी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं। अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा एल्बुमिन, दूसरा बच्चों ग्लोबुलिन्स। ग्लोबुलिन्स के बारे में एनसीईआरटी ने प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है, तो यहाँ पर वो प्रेजेंट है। तीन तरह के हैं बच्चों, अल्फा ग्लोबुलिन्स होते हैं, बीटा ग्लोबुलिन्स होते हैं और गामा ग्लोबुलिन्स होते हैं। तो ग्लोबुलिन्स कितने टाइप के होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। इनमें से अल्फा एंड बीटा दोनों ही लिवर प्रोड्यूस करता है, लिवर में प्रोड्यूस होते हैं, लिवर बना बनाकर ब्लड में डाल देगा, प्लाज्मा में डाल देगा, और ये क्या काम करते हैं, कैरियर प्रोटीन्स का ही काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस में मदद करते हैं। तो अल्फा और बीटा ग्लोबुलिन्स में तो आपको ये याद रखना है बच्चों। गामा ग्लोबुलिन्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों,
एक तो ये लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही है, व्हाइट ब्लड सेल्स का सब टाइप होता है, पढ़ेंगे आगे। और क्या बनाते हैं बच्चों, ये हमारी बॉडी को बाहर से आने वाले जो डिजीज कॉजिंग एजेंट्स होते हैं, लाइक बैक्टीरिया, लाइक वायरस, उनसे फाइट करने में मदद करते हैं। वाई? जब भी हमारी बॉडी में बाहर से कोई चीज आती है, फॉरेन एंटीजन एंटर करता है, तो हमारी डब्ल्यूबीसीज, हमारी लिम्फोसाइट्स क्या प्रोड्यूस करती है बच्चों? एंटीबॉडीज, जिनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये एंटीबॉडीज हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है फ्रॉम द एंटीजेंस और पैथोजेंस और डिजीज कॉजिंग एजेंट्स विच आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड। और ये जो एंटीबॉडीज बनी हुई होती है बच्चों, ये किसकी बनी हुई होती है? ये एक्चुअली इन्हीं प्लाज्मा प्रोटीन्स की बनी होती है, दैट इज गामा ग्लोबुलिन्स। गामा ग्लोबुलिन्स प्लस कार्बोहाइड्रेट्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों? हमारी एंटीबॉडीज बनाते हैं। तो ये चीज अच्छे से याद रख लेना कि एंटीबॉडीज आर मेड अप ऑफ व्हाट? दे आर मेड अप ऑफ गामा ग्लोबुलिन्स। तीसरे टाइप का प्लाज्मा प्रोटीन जो एनसीईआरटी ने मेंशन कर रखा है और हमें याद रखना बच्चों, दैट इज फिब्रिनोजन। अभी मैंने बात करी थी कि मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स, ब्लड क्लॉटिंग में जो फैक्टर्स काम में आते हैं बच्चों, 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, उनमें से मोस्ट ऑफ द क्लॉटिंग फैक्टर्स आर व्हाट? दे आर प्लाज्मा प्रोटीन्स, है ना? प्रोटीन नेचर के होते हैं, प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। तो उनमें से ही एक क्लॉटिंग फैक्टर कौन सा है? फिब्रिनोजन, विच इज द फर्स्ट क्लॉटिंग फैक्टर, पहला क्लॉटिंग फैक्टर होता है बच्चों। ये नंबरिंग करते हैं अपन क्लॉटिंग फैक्टर्स की, उनमें पहला कौन सा होता है? फिब्रिनोजन। साथ ही साथ ये लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। छोटा कौन सा था सबसे छोटा? एल्बुमिन। सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन। इसको भी लिवर प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि मैंने बोला था मोस्ट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय लिवर। जैसे एक्सेप्शन यहाँ देख लिया अभी, जैसे गामा ग्लोबुलिन, वो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस कर रही है। और ये एक तरीके का क्लॉटिंग फैक्टर है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। तो ये बात होगी बच्चों कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। जो जो क्वेश्चन प्लाज्मा की कंपोजिशन पे बन सकते हैं वो सब हमने यहां पर कवर कर लिए, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ठीक, अब बात करते हैं एक और पॉइंट की जो पूछ लिया जाता है, दैट इज सीरम। कि सीरम क्या होता है बच्चों? तो सीरम को हम डिफाइन करते हैं प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स। यदि मैं प्लाज्मा में से क्लॉटिंग में मदद करने वाले फैक्टर्स को हटा दूं, जो 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं उनको हटा दूं बच्चों, तो जो रिमेनिंग फ्लूइड बचेगा दैट विल बी व्हाट? सीरम। कई बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं? प्लाज्मा माइनस प्लाज्मा प्रोटीन्स। ऐसा नहीं है कि प्लाज्मा में से सारे प्लाज्मा प्रोटीन हटाने के बाद जो रिमेनिंग लिक्विड होता है उसको सीरम कहते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स को छोड़ के बाकी सारे प्लाज्मा प्रोटीन, एल्बुमिन वगैरह सब आपको सीरम में मिलेंगे। क्या नहीं मिलेगा सीरम में आपको? सिर्फ क्लॉटिंग फैक्टर्स लाइक फिब्रिनोजन और जो बाकी के होते हैं प्रोथ्रोम्बिन एंड ऑल, जो हम पढ़ेंगे ब्लड क्लॉटिंग में, वो नहीं होते हैं बच्चों, है ना? अब आप कहोगे सर ठीक है, थ्योरेटिकली तो समझ में आ गया, प्रैक्टिकली कैसे समझें क्या है वास्तव में सीरम? तो बेटा चोट तो सबको लगी होगी कभी ना कभी, गिरते पड़ते हैं ना। और जब चोट लगती है तो थोड़ी देर बाद वहां पर जब ब्लीडिंग रुक जाती है तो आपने देखा होगा वहां से एक पीले कलर का फ्लूइड ऊज आउट करता है, बाहर निकलता है ना? और वो जो पीले कलर का फ्लूइड वहां से बाहर निकल रहा है आफ्टर स्टॉपेज ऑफ ब्लीडिंग, आफ्टर क्लॉट फॉर्मेशन, वहां जो क्लॉट बन जाता है, वो जो पीले कलर का फ्लूइड बाहर आ रहा है वही सीरम है। वो सीरम क्यों है? वो प्लाज्मा भी तो हो सकता है, अभी अपन ने देखा था प्लाज्मा भी हल्के येलो कलर का होता है। वो सीरम इसलिए है क्योंकि वहां पर जो प्लाज्मा था उसके क्लॉटिंग फैक्टर्स उस चोट वाली जगह पर क्लॉट बनाने में काम आ चुके हैं। और अब जो रिमेनिंग लिक्विड बाहर आ रहा है वो एक्चुअली क्या है? प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स विच इज सीरम। क्लियर? गॉट इट? वो सीरम होता है बच्चों। तो सीरम याद रखना है, इसमें कोई कंफ्यूजन, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक, तो जो 55% वॉल्यूम है हमारे ब्लड की, प्लाज्मा बनाता है। प्लाज्मा क्या कैसा होता है सब देख लिया। अब बात करेंगे फॉर्म्ड एलिमेंट्स की बच्चों। फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जैसा भी हमने देखा बच्चों, तीन तरह के फॉर्म्ड एलिमेंट्स हमें पढ़ने हैं। आरबीसीज दैट इज रेड ब्लड सेल्स और इरिथ्रोसाइट्स, दूसरा डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स और ल्यूकोसाइट्स, और तीसरा बच्चों थ्रोम्बोसाइट्स और प्लेटलेट्स। सबसे पहले पढ़ेंगे हम आरबीसीज और रेड ब्लड सेल्स विच आर आल्सो कॉल्ड एज इरिथ्रोसाइट्स। चलो भाई, अब बात करते हैं आरबीसीज की, दैट इज रेड ब्लड सेल्स। सबसे पहले देखेंगे बच्चों नॉर्मल आरबीसी काउंट क्या होता है, मतलब हमारे ब्लड में पर क्यूबिक मिलीमीटर वॉल्यूम में, है ना, पर क्यूबिक मिलीमीटर, यदि मैं एक ऐसा क्यूब बनाऊं जिसकी हर साइड जो है वो कितनी है बच्चों? 1 मिलीमीटर की, तो
उस क्यूब की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी 1 क्यूबिक मिलीमीटर। तो यदि मैं ब्लड में इतना छोटा सा कोई क्यूब का वॉल्यूम का स्पेस देखूं जिसकी टोटल वॉल्यूम सिर्फ 1 क्यूबिक मिलीमीटर है, तो उसमें जितनी नंबर ऑफ आरबीसी होगी, हम कह सकते हैं एक छोटी सी ड्रॉप ऑफ आरबीसी के अंदर, बहुत छोटी सी ड्रॉप ऑफ आरबीसी के अंदर जो आरबीसी नंबर होगा, दैट इज द आरबीसी काउंट। तो आरबीसी काउंट हम एक्सप्रेस कैसे करते हैं, नंबर ऑफ आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये याद रखना, यूनिट जरूरी है ना। तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हम देखें तो बच्चों 4.5 टू 5.5 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, तो करीब 45 से 55 लाख। सोचो इतनी छोटी सी ड्रॉप ऑफ ब्लड में इतनी आरबीसीज होती है, तो टोटल नंबर ऑफ आरबीसीज हमारी बॉडी में कितना ज्यादा होगा, है ना। दैट इज द नंबर ऑफ आरबीसीज पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। और जब पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड हम एक्सप्रेस करते हैं सेल्स के नंबर को, उसको हम कहते हैं काउंट। आरबीसी काउंट पता होना चाहिए, ये नॉर्मल काउंट है ना। इसमें मेल्स में रिलेटिवली हायर साइड मिलता है, दैट इज अबाउट 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर, और फीमेल्स में रिलेटिवली थोड़ा सा लोअर साइड पे मिलता है बच्चों, दैट इज 4.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर। हम मैमल्स में ही आते हैं बच्चों, और सभी मैमल्स की आरबीसीज ऑलमोस्ट एक जैसी होती है। तो मैमेलियन आरबीसीज के कैरेक्टर की यदि हम बात करें तो मैमेलियन आरबीसीज कैसी होती है, बाई कॉन्केव। दो सरफेस कैसे होते हैं, कॉन्केव होते हैं, जैसा कि मैंने यहां पर बना रखा है। तो यदि आप आरबीसी को ऐसे देख रहे हो सामने से, है ना, साइड वाला सरफेस, तो ऊपर से भी कॉन्केव, नीचे से भी कॉन्केव, ठीक है। लेकिन ऐसे दिखाऊं मैं आरबीसी को, तो ऐसा कैसे होगी, सर्कुलर होगी, सर्कुलर और डिस्कोइडल। तो दोनों सरफेस में आपको बता रहा हूं, ऐसे हम देख रहे हैं आरबीसी को तो ऐसे तो सर्कुलर होगी, और ऐसे करके देख रहे हैं तो ऊपर का सरफेस भी कॉन्केव, नीचे का सरफेस भी कॉन्केव। तो दोनों चीजें एक साथ हुई नहीं हुई। कई बार यहां पर भी कंफ्यूजन रहता है कि सर एक साथ दोनों चीजें कैसे हो सकती है, एक तरफ तो आप कह रहे हो बायकॉन्केव है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो सर्कुलर है। तो भाई इधर से देखोगे तो सर्कुलर है, इधर से देखोगे तो बाइकॉन्केव है, ऊपर का सरफेस ऐसे, नीचे का सरफेस ऐसे, तो ये बाइकॉन्केव होगी। क्लियर। प्लस नॉन न्यूक्लिएटेड, न्यूक्लियस नहीं होता है बच्चों, है ना। ये चीज भी हमें याद रखनी है कि आरबीसीज के अंदर, मेच्योर आरबीसीज के अंदर जब आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है, जब आरबीसीज इमेच्योर होती है बच्चों, तब उनमें न्यूक्लियस होता है। लेकिन जैसे जैसे वो मेच्योर होती है न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाता है। क्यों, आरबीसीज का मेन काम होता है बच्चों ऑक्सीजन को कैरी करना। और इस ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम पढ़ चुके हैं बहुत अच्छे से, हीमोग्लोबिन वहां सारी चीजें बता चुका हूं। बायोमोलिक्यूल्स में भी हमने हीमोग्लोबिन के बारे में बात करी थी बच्चों, जब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स पढ़ा था। तो हीमोग्लोबिन एज सच का वर्ड है। तो आप सबको पता है कि हीमोग्लोबिन हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो ऑक्सीजन को बाइंड करके आरबीसी के अंदर कैरी करता है बच्चों, ठीक है। हीमोग्लोबिन में एक मॉलिक्यूल में 4 फेरस आयंस होते हैं, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को अपने साथ बाइंड करते हैं, ठीक है ना। तो क्यों नॉन न्यूक्लिएटेड होती मेच्योर आरबीसीज, ताकि ज्यादा से ज्यादा जगह में हीमोग्लोबिन हो। हीमोग्लोबिन जितना ज्यादा होगा आरबीसी के अंदर, उतनी ज्यादा ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होगी। सो टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट बाय आरबीसीज, आरबीसीज के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियस दोनों ही नहीं होते बच्चों, है ना। आगे बात समझ में, देखो नेक्स्ट पॉइंट मैंने लिख रखा है, सेल ऑर्गेनेल्स आर आल्सो एब्सेंट इन आरबीसीज। आपको माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये भी गोल्जी बॉडीज वगैरह आपको आरबीसीज में नहीं मिलेंगे बच्चों, ताकि मैक्सिमम स्पेस हीमोग्लोबिन के लिए काम में आ जाए, जो फिर ऑक्सीजन को बाइंड करके कैरी करेगा बच्चों। अभी जो हमने कैरेक्टर्स की बात करी मैमेलियन आरबीसीज की, कि बाइकॉन्केव होती है, सर्कुलर होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, इसमें एक्सेप्शन है बच्चों। और एक्सेप्शन क्या है, कैमल एंड लामा, ये भी मैमल्स हैं। तो मैमल्स में कौन से मैमल्स में आरबीसीज का शेप अलग होता है बच्चों, कैमल और लामा के अंदर, फैमिली कैमेलिडी के अंदर जितने मेंबर्स आते हैं, है ना, उन सभी में ओवल और बाइकॉन्वेक्स आरबीसीज आपको मिलेगी, सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव नहीं होती। बाकी सब इन दोनों को छोड़कर, या फैमिली कैमेलिडी को छोड़कर जितने भी मेमल्स हैं, सब में आपको कैसी मिलेगी आरबीसीज बच्चों, बाइकॉन्केव एंड सर्कुलर एज वेल एज नॉन न्यूक्लिएटेड। फिर जैसा मैंने अभी आपको बताया कि सेल ऑर्गेनेल्स भी आरबीसीज के अंदर नहीं होती है, ठीक। अब क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स नहीं है, इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट है बच्चों। और माइटोकॉन्ड्रिया का मेजर काम क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी प्रोडक्शन, ऑक्सीजन का यूज करते हुए रेस्पिरेशन करना और फिर एटीपी को प्रोड्यूस करना, एनर्जी प्रोड्यूस करना इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब जब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो क्या आरबीसी के अंदर रेस्पिरेशन यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन होगा, पहला तो ये क्वेश्चन है। तो बिल्कुल होगा, उसके बिना सर्वाइवल नहीं होगा। अब एनर्जी प्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, तो फिर एरोबिक तो हो नहीं सकता। तो कौन सा होगा, जहां पर माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया बिल्कुल देखो, जब प्री मेच्योर आरबीसीज होती है, केशव कह रहा है कि सर प्री मेच्योर आरबीसीज में सेल ऑर्गेनेल्स या फिर माइटोकॉन्ड्रिया,
जब आरबीसीज का फॉर्मेशन हो रहा होता है तब तो उनमें सब सेल ऑर्गेनल्स भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है। जैसे जैसे वो इमेच्योर से मेच्योर होती है सब चीजें डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली ना सेल ऑर्गेनल्स होती है और ना ही न्यूक्लियस होता है बच्चों, है ना। और जैसा भी मैं बात कर रहा था, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया भी मेच्योर आरबीसी में नहीं होता है तो एरोबिक रेस्पिरेशन तो नहीं होगा, लेकिन वो रेस्पिरेशन जरूर होगा जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, दैट इज ग्लाइकोलाइसिस और एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है बच्चों। तो यहां पर हमें आरबीसी के अंदर कौन सा रेस्पिरेशन देखने को मिलेगा, एनएरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड साइटोप्लाज्म ऑफ आरबीसी। तो यहां से बच्चों एक और क्वेश्चन बनता है और नीट में पूछा भी जा चुका है। और क्या पूछा जा चुका है, एक क्वेश्चन तो कैसे बनाती है नीट या एनटीए कि क्या आरबीसीज को आप लिविंग मानोगे या नॉन लिविंग मानोगे, आंसर दो फटाफट चलो। आरबीसीज क्योंकि इनमें न्यूक्लियस भी नहीं है, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, सेल ऑर्गेनल्स भी नहीं है, तो ये लिविंग सेल्स और नॉन लिविंग सेल्स है। आरबीसीज आर लिविंग और नॉन लिविंग, गिव मी द आंसर फटाफट। केशव, अनन्या, आज भी ये लाइव क्लास में अंकुश कौन है, अंकुश तो प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में है ही नहीं। हाँ, किसी बच्चे ने क्या लिंक शेयर कर दिया क्या अपने किसी फ्रेंड को, चलो कोई बात नहीं, पहले तो बताओ, बाद में देखते हैं तो कौन है, या कोई अपना प्रीमियम वाला बच्चा किसी और नाम से आ गया आज, बताओ भाई केशव, बताओ अनन्या और बच्चे जो आज ही प्रेजेंट है भाई मेहमान, कि आरबीसी इज लिविंग और नॉन लिविंग। और लिविंग है तो आंसर भी दो कि भाई लिविंग क्यों है, ये भी चलो, सिर्फ लिविंग नॉन लिविंग नहीं, नॉन लिविंग है तो नॉन लिविंग क्यों है और लिविंग है तो लिविंग क्यों है, दोनों आंसर चाहिए मेरे को, विद रीजन बताओ, नॉन लिविंग तो वाई, लिविंग तो वाई। चलो केशव के हिसाब से तो लिविंग है, कारण भाई केशव कैसे प्रूव करोगे कि लिविंग है, लिविंग वर्ड हम पढ़ चुके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3 डिफाइनिंग फीचर्स भी अपन पढ़ चुके हैं। कौन कौन से 3 डिफाइनिंग फीचर्स होते हैं, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है एंड सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जिनमें ये तीनों फीचर्स होते हैं उसी सेल को या ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग कहते हैं। तो आरबीसीज में चलो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटलीस्ट एक सेल तो है, वो तो है प्रेजेंट। कॉन्शियसनेस और मेटाबॉलिज्म है क्या, कॉन्शियसनेस चलो थोड़ा सा टिपिकल फीचर रहता है, तो इतना सा बता दो मेटाबॉलिज्म है या नहीं है। ठीक है, सबका आंसर लिविंग है, बट अब मेरा जो क्वेश्चन है, यदि लिविंग है तो आपको ये प्रूव करना है कि मेटाबॉलिज्म हो रहा है। मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है, ऑर्गेनल्स है नहीं, न्यूक्लियस है नहीं, तो फिर मेटाबॉलिज्म कहाँ हो रहा है, कोई एग्जांपल दो, कौन सा मेटाबॉलिज्म हो रहा है। तो अभी मैंने आपको बोला है वो रेस्पिरेशन तो हो रहा है ना जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की रिक्वायरमेंट नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म के अंदर, और ग्लाइकोलाइसिस में भी तो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और लिविंग सेल्स के अंदर या सेल के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं वो सब क्या मेटाबॉलिक रिएक्शंस, हम कह सकते हैं आरबीसी के अंदर भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। नहीं अनन्या, नॉन लिविंग नहीं, लिविंग ही है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, ग्लाइकोलाइसिस हो रहा है, फॉर एग्जांपल एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो ध्यान रखना पहली चीज तो कि भाई आरबीसी लिविंग नेचर में की है, लिविंग सेल से। दूसरा क्वेश्चन बनता है कि इज मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट इनसाइड आरबीसी, यस मेटाबॉलिज्म अकर्स इनसाइड आरबीसी, ये चीज सही है कि मेटाबॉलिज्म होता है, जिसका आप एग्जांपल दे सकते हो एनएरोबिक रेस्पिरेशन दैट अकर्स इन द साइटोप्लाज्म। ओके, नाउ रेड कलर किसकी वजह से होता है, ये ऑलरेडी अपन ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज में बायोमोलिक्यूल्स में भी कई बार बात कर चुके हैं। वैसे भी आप सबको पता है कि हमारी जो रेड ब्लड सेल्स यानी कि इरिथ्रोसाइट्स होती है आरबीसी, इनका रेड कलर पिगमेंट की वजह से होता है। कौन सा पिगमेंट, हीमोग्लोबिन पिगमेंट बच्चों, है ना, जिसमें दो पार्ट होते हैं, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, हीम पार्ट एंड ग्लोबिन पार्ट। जो ग्लोबिन पार्ट है बच्चों प्रोटीन पार्ट है जो 95% ऑफ द हीमोग्लोबिन बनाता है, और जो 5% पार्ट होता है हीमोग्लोबिन का वो हीम बनाता है, विच इज आयरन पोरफायरिन कंपाउंड। पोरफायरिन एक ऑर्गेनिक रिंग होती है, साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है जिसके बीच में फेरस आयन प्रेजेंट होता है बच्चों इस हीम में, विच इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन। हर हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में 4 फेरस आयंस प्रेजेंट होते हैं, है ना, ये चीज हमें याद रखनी है। ठीक है, क्लियर है। लाइफ स्पेन कितने दिन, अभी जब लिविंग है तो इसका मतलब मौत भी होती होगी, डेथ भी होती होगी आरबीसी की, हर कोई चीज जो जिंदा है मरती है, कुछ एक्सेप्शंस हम बोलते हैं, पढ़ेंगे आगे, है ना, एनिमल किंगडम में भी बात होगी, कई जगह बात होगी कि हम बात करते हैं कुछ इमॉर्टल ऑर्गेनिजम्स की, उन एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कहीं ना कहीं डेथ होती है ना, और देखा जाए तो उनकी भी होती है जिनको अपन एक्सेप्शन में रखते हैं, बस वहां पर
डेथ का तरीका अलग है। कारण जब डेथ होती है तो वहां पर हाथों हाथ रिप्रोडक्शन भी हो जाता है, तो इस कारण से वहां पर हम इमॉर्टेलिटी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अमीबा, वो आ जाएगा आगे। बट यहाँ पर यदि हम बात करें बच्चों, इनफैक्ट मैं बता चुका हूँ वो चीज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स में आपको। तो लाइफ स्पेन कितना होता है, 120 डेज के बाद आरबीसी की डेथ हो जाती है बच्चों। फिर द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज, जिस प्रोसेस से आरबीसीज का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं बच्चों, दैट इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस। पोइसिस वर्ड जहां भी आ जाएगा बायोलॉजी में इसका मतलब होता है फॉर्मेशन। एरिथ्रोपोइसिस, फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोसाइट्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। अब यदि आरबीसीज का नंबर जरूरत से ज्यादा, नॉर्मल से ज्यादा बढ़ जाए, जैसा कि कुछ डिसऑर्डर्स में, अब नॉर्मलिटीज में हो सकता है, जिसके बारे में हमें पढ़ने की जरूरत है, इतना आप याद रख लो कि फिर टर्म क्या यूज करेंगे। कभी भी यदि आरबीसी का काउंट जो नॉर्मल कितना होता है, अभी अपन ने देखा था 4.5 टू 5.5 मिलियन आरबीसी पर क्यूबिक मिलीमीटर, यदि आरबीसी काउंट उससे ज्यादा बढ़ रहा है, अब नॉर्मली बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया, 6.5, 7, 8 मिलियन या उससे ज्यादा जा रहा है, उस कंडीशन को हम कहेंगे एरिथ्रोसाइटोसिस और पॉलीसाइथेमिया। इसका जस्ट उल्टा, इसका जस्ट उल्टा डिक्रीज्ड आरबीसी काउंट, जरूरत से कम आरबीसी फॉर्मेशन या आरबीसी काउंट कम हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी के कारण भी हो सकता है। किसी भी कारण से यदि आरबीसी काउंट अब नॉर्मली लो हो रहा है, जरूरत से ज्यादा कम हो रहा है, तो फिर उस कंडीशन को बच्चों हम कहते हैं एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट जो हमें याद रखना है वो क्या है बच्चों, आरबीसी मैच्योरेशन फैक्टर्स। वो फैक्टर्स जो इमेच्योर आरबीसी को मैच्योर बनाने के लिए जरूरी होते हैं, दे आर कॉल्ड एज आरबीसी मैच्योरेशन फैक्टर्स। कौन कौन से होते हैं, दो फैक्टर्स जरूरी हैं जिनकी एब्सेंस में आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगी, इमेच्योर रह जाएगी बच्चों। वो दो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, विटामिन बी9 फॉलिक एसिड और विटामिन बी12 दैट इज साइनोकोबालामिन। सारे विटामिन विद देयर नेम्स, विद देयर सोर्सेज, विद देयर डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स में आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ा चुका हूं बच्चों। ऑलरेडी उस चैप्टर को हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके एंड में हमने विटामिन को भी प्रॉपर्ली एक टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था। जितनी जरूरी चीजें वहां पर वो हम सब कवर कर चुके हैं, है ना। और अलग से भी विटामिन के नाम से वीडियो प्रेजेंट है चैनल पे, तो जिन बच्चों ने नहीं देखा अभी तक या नहीं पढ़ा या भूल गए, वो वापस से वहां से रिवीजन कर सकते हैं। अब होगा क्या, यदि किसी पर्सन में दोनों में से कोई एक, आइदर विटामिन बी9 और विटामिन बी12 या दोनों की कमी हो, तो फिर क्या होगा, अनीमिया होगा। और कौन सा अनीमिया होगा, मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। तो पहले तो भाई ये समझे कि अनीमिया क्या होता है। तो कभी भी यदि लंबे समय तक हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाए, जो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण, आरबीसी का नंबर कम होने के कारण, इंक्रीज्ड आरबीसी डिस्ट्रक्शन के कारण, कई कारण है, आरबीसी मैच्योरेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, तो ये कई कारण है। लंबे समय तक, क्रॉनिक, एक लंबे ड्यूरेशन के लिए, जब इन सभी कारणों की वजह से अल्टीमेटली क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की कम हो जाएगी, है ना। तो उस कंडीशन को हम कहते हैं अनीमिया। अब ऐसा अनीमिया जो इन आरबीसी मैच्योरेशन फैक्टर्स की कमी के कारण हो रहा है, उसको हम कहते हैं मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। अब इसको मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया क्यों बोला, इसको समझेंगे। देखो, सपोज करो ये एक इनमेच्योर आरबीसी जिसमें अभी न्यूक्लियस भी है, दिस इज व्हाट, इमेच्योर, इमेच्योर आरबीसी, है ना, ये इमेच्योर आरबीसी है बच्चों। अब मैंने क्या बोला, इसके मैच्योरेशन के लिए हमें विटामिन बी9 एंड विटामिन बी12 की जरूरत है। यदि ये दोनों सफिशिएंट अमाउंट में हैं तो ये आरबीसी क्या होगी बच्चों, मैच्योर हो जाएगी। ठीक, लेकिन जब ये मैच्योर होगी तो इसका साइज पहले से कम हो जाएगा और न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाएगा, और इसके अंदर क्या भर जाएगा, इसके अंदर भर जाएगा हीमोग्लोबिन, रेड कलर पिगमेंट हीमोग्लोबिन बच्चों। दिस इज मैच्योर आरबीसी। तो आरबीसी के केस में और सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ा सा उल्टा देखने को मिलता है। क्या उल्टा देखने को मिलता है, और सेल्स जब मैच्योर होती है तो उनका साइज बढ़ता है, आरबीसी के केस में उल्टा है, आरबीसी जब मैच्योर होती है तो साइज कम होती है बच्चों। ठीक है, दीज आर मैच्योर आरबीसी, न्यूक्लियस डिसअपीयर हो जाता है। तो यदि इन दोनों की या इन दोनों में से किसी एक की कमी होगी, डेफिशिएंसी होगी, तो फिर क्या होगा, आरबीसी का साइज भी बड़ा रह जाएगा और उनके अंदर हीमोग्लोबिन का अमाउंट भी रिलेटिवली कम होगा, है ना। इमेच्योर सेल्स के लिए अपन कई बार वर्ड यूज करते हैं ब्लास्ट सेल्स। ब्लास्ट सेल्स दो जगह काम में आता है, आइदर इमेच्योर सेल और स्टेम सेल्स के लिए बच्चों, और बड़ी साइज की सेल्स के लिए मेगेलो
या बड़ी साइज के लिए सिंपल यदि अपन बात करें मेगा या मेगलो वर्ड यूज होता है। तो ऐसा अनीमिया जहां पर आरबीसीज इमेच्योर भी हैं जिसकी वजह से ब्लास्ट वर्ड यूज कर रहे हैं और साइज में बड़ी भी है जिसकी वजह से मेगा वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट अनीमिया इज कॉल्ड एज व्हाट, दैट इज नोन एज मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। बच्चों आई नहीं आई बात समझ में? इसको एक और नाम देते हैं मैक्रोसाइटिक, बड़ी सेल्स, हाइपोक्रोमिक, कलर हल्का है जिनका, क्रोम वर्ड रेफर्स टू कलर, हाइपो मीन्स कम, कम हल्का कलर क्यों है? बिकॉज ऑफ लेस अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन, और इसकी वजह से क्या हो रहा है? अनीमिया। तो मिगेलोब्लास्टिक अनीमिया कोई पूछे कब होगा? बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ आइदर B9 और B12 और बोथ। इसमें कोई डाउट हो तो बता सकते हो, क्लियर हो तो प्लीज क्लियर लिख देना क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। और ये चीज मैं आपको डायरेक्शन में ऑलरेडी बता चुका हूं, यदि B12 विटामिन की डेफिशिएंसी कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर के कारण हो, जो कि हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज होता है फ्रॉम द पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनका काम होता है, कासल्स फैक्टर का काम होता है हमारे खाने में से B12 को एब्जॉर्ब करके हमारी बॉडी के ब्लड में ले जाना ताकि वो सेल्स तक पहुंचे, आरबीसी तक पहुंचे, मैच्योरेशन में मदद कर सके। तो वहां पर भी B12 की डेफिशिएंसी हो रही है। B12 की डेफिशिएंसी से हमने क्या बोला? मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया। लेकिन डायरेक्ट B12 डेफिशिएंसी नहीं है वहां, हमारी बॉडी में जा तो रहा है, हम खा तो रहे हैं B12 प्रॉपर अमाउंट में डाइट के साथ, लेकिन हमारी एलिमेंट्री कैनाल से डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से ब्लड में ट्रांसफर करने में जो B12 को मदद करता है वो एक प्रोटीन होता है कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टमक की ग्लैंड से रिलीज होता है। और यदि उसकी कमी के कारण B12 की कमी है तो उस पर्टिकुलर केस में जो मेगेलोब्लास्टिक अनीमिया होता है उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चों? उसको हम नाम देते हैं पर्नीशियस अनीमिया। ये चीज वहां डिस्कस करिए, अच्छे से देख लेना बच्चों। अब आयरन भी चाहिए भाई हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आरबीसी के अंदर, इसकी कमी हो गई तो भी अनीमिया होगा क्योंकि हीमोग्लोबिन कम बनेगा। हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो उसको क्या कहेंगे हम? आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया। किसके कारण? आयरन की कमी के कारण यदि हो रहा है तो। इस केस में बच्चों क्या होता है? आरबीसी की साइज जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाएगी। कारण? क्योंकि अल्टीमेटली करना क्या है? देखो, यदि हीमोग्लोबिन इतना सही बना, ठीक, तो अब जो अंदर स्पेस बचा हुआ है उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाएगी आरबीसी, और एक्सचेंज का काम कर रही है, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का काम कर रही है। डिफ्यूजन तभी प्रॉपर्ली हो पाएगा जब क्या होगा बच्चों? जितनी ज्यादा छोटी साइज होगी, वॉल्यूम टू साइज रेशियो, मतलब वॉल्यूम बिल्कुल कम कर दें हम, ठीक है, तो जितनी कम वॉल्यूम होगी रिलेटिवली सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम। तो एफिशिएंसी ऑफ एक्सचेंज को बढ़ाने के लिए हर आरबीसी की कोशिश क्या होती है, बॉडी की कोशिश क्या होती है कि हीमोग्लोबिन जितना है उसको पूरी तरह से अच्छे से पैक कर दिया जाए। तो हीमोग्लोबिन कम बनेगा तो उसको प्रॉपर्ली पैक करने के लिए आरबीसी और छोटी हो जाएगी ताकि ओवरऑल वॉल्यूम कम, वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया ज्यादा। जितनी छोटी साइज होगी उसमें यदि हम सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो निकालेंगे हैं बच्चों, तो छोटी साइज में ये रेशियो बढ़ता जाएगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम, सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस उतना ही एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। तो इन केस ऑफ लेस हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन तो पहले ही कम है, एफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी एंड एक्सचेंज दोनों कम हो गई, उसको ज्यादा एफिशिएंट बनाने की कोशिश करेगी आरबीसी। और कैसे कोशिश करेगी? अपनी वॉल्यूम को कम करके, ताकि वॉल्यूम के कंपैरिजन में सरफेस एरिया बढ़ जाए बच्चों। तो जब आयरन की कमी के कारण हीमोग्लोबिन कम बनता है तो उस केस में आरबीसी जरूरत से ज्यादा छोटी हो जाती है, और छोटी आरबीसी के लिए अपन टर्म यूज करते हैं माइक्रोसाइटिक। है छोटी लेकिन फिर भी हीमोग्लोबिन तो कम है, तो हाइपोक्रोमिक और अनीमिया होगा ही सही क्योंकि हीमोग्लोबिन कम है। तो आयरन डेफिशिएंसी के कारण जो अनीमिया होता है दैट इज नोन एज माइक्रोसाइटिक हाइपोक्रोमिक अनीमिया। तो ये वो सारे क्वेश्चंस और पॉइंट्स मैंने यहाँ पर कवर कर लिए हैं जो आपसे आरबीसीज में पूछे जा सकते हैं। एनसीईआरटी के सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए और एनसीईआरटी के बाहर के पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर कवर कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको एनसीईआरटी में गिवन नहीं थे बच्चों, है ना। तो यहां तक आपको कोई भी डाउट हो आज तो आप बता सकते हो बच्चों, नहीं तो फिर कल कंटिन्यू करेंगे। कल का जो लेक्चर है देख लेते हैं वही कौन सा है। आई थिंक मुझे जहां तक ध्यान है टाइम टेबल आप सभी को मिल चुका है, शेयर कर चुका हूं मैं। तो कल का जो लेक्चर है दैट इज, लेट मी सी, कल है बच्चों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। हाँ, एक इन्फॉर्मेशन और दूंगा, कल मेरी बेटी के स्कूल में एनुअल फंक्शन है, शाम को ही है बच्चों, शायद 4:30 बजे से। तो हो सकता है, वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि लाइव लेकर मैं एनुअल फंक्शन में जाऊं, बट ड्यू टू एनी रीजन यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो मैं ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स वाला लेक्चर है इसको पहले ही रिकॉर्ड करके
और 4:15 बजे के टाइम पर मैं शेड्यूल कर दूंगा, ताकि आपको अपना लेक्चर उस समय मिल जाए। तो आप लोग देख लेना, कोई भी डाउट हो आप मेरे से टेलीग्राम पे पर्सनली, आप सबके पास जितने भी प्रीमियम बैच में बच्चे हैं सबके पास मेरा नंबर है, पर्सनली या नेक्स्ट लेक्चर में कमेंट सेक्शन में आप मुझसे अपने डाउट पूछ सकते हो, है ना। एक और चीज़ बच्चों, लाइव डाउट क्लासेस जब भी आपको रिक्वायरमेंट हो, मैंने आपको कह रखा है, आप डिमांड कर लिया करो, अपन लगा लेंगे ताकि वहाँ पर अपना डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि रिलेटिवली अपने डाउट्स टेलीग्राम पर ही क्लियर हो रहे हैं इस समय, या हाथों हाथ क्लास में क्लियर हो जाते हैं, इसीलिए आपकी जो लाइव डाउट क्लासेस है ओकेजनली बीच बीच में लगाई जाती है, लेकिन फ्रिक्वेंसी बहुत कम अपनी अपन ने उनकी कर रखी है। एनी टाइम इफ़ यू विल डिमांड, अपने को लगता है इंक्रीज करने की जरूरत है, हम उसको इंक्रीज कर देंगे। So this is all in this lecture from your friend, mentor and motivator Dr. Anshuman, signing off. Thank you.